जा रहे हैं प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। We welcome you, Honorable Prime Minister Sir, for your august presence. आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे स्वागत प्रवचन करें। Over to you, sir. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, परिवहन मंत्री रणछोड़ भाई फल्तू जी, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय, हमारे विभाग के सचिव गिरिधर अरमने जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज का यह दिन हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने 2015 से इस पॉलिसी पर अध्ययन शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ भी होने जा रहा है। हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया क्योंकि पेरिस में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेरिस एकॉर्ड हुआ, उसमें हमारे देश में हमने पोल्यूशन के बारे में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। देश के इतिहास के 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं। एक है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमारे सभी विभागों ने मिलकर हमने ये निर्णय किया कि जो पोल्यूशन के नॉर्म्स थे BS4, उसको हमने BS6 पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए एकदम जंप करके उसके ऊपर जाने का निर्णय किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके बारे में काफी रिजर्वेशन था। पेट्रोलियम कंपनी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया और आज हमने BS6 के पोल्यूशन नॉर्म्स को बहुत यशस्वी रूप से उसके ऊपर अमल किया है। पोल्यूशन के साथ साथ व्हीकल का फिटनेस, फ्यूल इफिशिएंसी और रोड सेफ्टी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब इकोनॉमिक मॉडल में भी हमने रोड सेफ्टी में जो एयर बैग्स है वो मैंडेटरी की है ताकि हम लोगों की जान बचा सके। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में करीब 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां थी जो बिना वैलिड फिटनेस के बिना चल रही थी। उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा था और फ्यूल में भी काफी खर्चा हो रहा था क्योंकि उसमें फ्यूल इफिशिएंसी नहीं थी और सेफ्टी के दृष्टि से भी अपने नॉर्म्स वो पूरी नहीं कर रही थी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत उसी विचारों से हुई है। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12% अधिक पर्यावरण को निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि इसका जो पुराने वाहनों का जो प्रदूषण प्रमाण है वो 10 से 12 गुना अधिक है। और रोड सेफ्टी के लिए वो एक जोखिम के रूप में हमारे सामने निश्चित रूप से पुराने वाहनों को लेकर एक समस्या भी है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है। इस इंडस्ट्री से लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
रोजगार मिला है। ऑटो इंडस्ट्री का कुल एक्सपोर्ट 3.5 लाख करोड़ का है और कोविड महामारी के बावजूद भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कुल रिकवरी प्री कोविड के मुकाबले 98% हुई है। हमने जो पॉलिसी के समय जो क्राइटेरिया निश्चित किया है, इस पॉलिसी में स्क्रैपिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया गाड़ी का फिटनेस यही रखा गया है, एज नहीं। और इसलिए फिटनेस ये क्राइटेरिया रखने के कारण हम देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीपीपी मोड में हम फिटनेस सेंटर के भी निर्माण करने वाले कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एज केवल बढ़ती हुई एज अगर बढ़ा तो उसमें केवल हमने री रजिस्ट्रेशन फी और फिटनेस सर्टिफिकेट फीस जो है वो लागू की है। ये पॉलिसी सब स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है और सबके लिए इसकी उपयोग भी होगा। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसके कारण बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ विशेष रूप से इसी के कारण हमारे सेविंग्स भी बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमको मेटल्स लगती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसमें से वेस्ट के रूप में निकलेगा और जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और रोजगार की भी निर्मित होगी। जो नई व्हीकल आएगी वो रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करने के कारण हम जनता का रक्षण भी कर सकेंगे और रॉ मटेरियल में कॉस्ट लो होने के कारण फिनिश प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट भी कम होगी। जैसे कॉस्ट कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार भी निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से ये विन विन पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। स्क्रैप मटेरियल से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सस्ते दाम में रॉ मटेरियल प्राप्त होगा, इसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सबको पता है कि हम एल्यूमिनियम, कॉपर इंपोर्ट करते हैं और इसलिए जब हमारे देश में ये वेस्ट हमको मेटल वेस्ट मिलेगी तो इसके कारण निश्चित रूप से हमारा इंपोर्ट कम होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक निश्चित रूप से ये हमारे लिए उपलब्ध होगा। अगर नियमित रूप से स्क्रैपिंग की जाए तो करीब 99% तक इसकी रिकवरी हो सकती है और जिससे रॉ मटेरियल के कारण रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 40% तक कमी आएगी, ऐसा अनुमान है। मुझे विश्वास है कि इससे कंपोनेंट सस्ते बनेंगे और जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ेगा और क्वालिटी में भी वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल का सेल्स भी बढ़ेगा। अनुमान है कि बढ़े हुए सेल्स की वजह से भारत सरकार को जीएसटी में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा और स्टेट गवर्नमेंट को उनके जीएसटी में भी करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट भी मिलेगी, इसका भी अनुरोध हमने कंपनियों को किया है। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी जो उस गाड़ी को स्क्रैप करेंगे। गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू भी कम से कम 4 से 7% तक आएगी और उसके कारण उसका भी जो इनकम है वो भी निश्चित रूप से इससे मिलेगा। जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसके कारण मिलने वाली है उसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, इसकी वजह से करीब 10,000 करोड़ की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगी और करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। स्क्रैपिंग सेंटर्स में जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स लगेंगे उसमें निश्चित रूप से प्राइमरी क्राइटेरिया यही है कि मैक्सिमम रिकवरी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे हो जाए। बाद में इसको शायद सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा, उसकी भी हमने प्लानिंग की है, जिसमें प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम इसको सेग्रीगेट करके हम हमारे एंसेलरी इंडस्ट्रीज को दे सकेंगे, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दुनिया में बेल्जियम और जापान, इस देशों ने इसमें काफी अच्छा काम किया है और उन्होंने उनके सिस्टम का भी अध्ययन करके हमने पॉलिसी में उन सब बातों को हमने स्वीकार किया है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए गाड़ी को कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, इतने स्क्रैपिंग सेंटर्स बने ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। हर जिले में एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी हो और जिससे फुल्ली कंप्यूटराइज चेकिंग होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जो है ये पीपीपी मोड में करने की हमारा प्रयास है। ये भी निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। जो स्क्रैप मटेरियल में जैसे एलिमेंट्स है उसमें लिथियम है, एल्यूमिनियम भी है,
वो भी प्राप्त होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में जो विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, जो मेटल है, वो भी पुराने गाड़ी के मैग्नेट से उधर से निकलेगी, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने में काम आएगी। जो भंगार स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को एक इनफॉर्मल स्वरूप में है, उसको यह पॉलिसी फॉर्मलाइज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। और एक अच्छी बात गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने कांडला पोर्ट का ड्राफ्ट 18 मीटर बनाया। हमारे आजू बाजू के देशों में स्क्रैपिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ की पुराने गाड़ियों को इस प्रकार से बड़ा कंटेनर टाइप उसका पैकिंग करके, अगर 2 लाख टन का शिप अगर कांडला में आता है तो उससे और सस्ता रॉ मटेरियल जो हम कॉपर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं उसके बजाय ये अगर स्क्रैपिंग आएगा तो कांडला में इसमें विशेष रूप से इकोनॉमिकली फायदा होगा। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कांडला में इस प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर होता है तो निश्चित रूप से 18 मीटर के ड्राफ्ट के कारण दुनिया भर की जो स्क्रैप मटेरियल है, गाड़ियां है, वो अगर आएगी तो इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर वहां हो सकता है। मैं एमएसएमई मंत्री था तो थोड़ा इसमें प्रयास किया, आप जरूर इसमें आगे अध्ययन करिए और आपको उचित लगेगा तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विशेष अनुरोध किया था कि विशेष रूप से अलंग में एक इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य है। आप सबको पता है कि हमारे जो शिप्स है जो पुराने हो जाते हैं उसका स्क्रैपिंग करने के लिए पूरे बहुत दिनों से, अनेक सालों से वहां आते हैं और ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, रोजगार देने वाला है, देश की वेल्थ को समृद्ध करने वाला है। तो निश्चित रूप से अलंग में भी हमने इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने के लिए हमारे तरफ से राज्य सरकार के सहयोग से हम निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेंगे। भारत में पूरे साउथ ईस्ट एशिया को स्क्रैपिंग हब भारत को बनाने का हमारा सपना है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की स्क्रैप गाड़ियां ये जो 18 मीटर का ड्राफ्ट है कांडला पोर्ट में, उसका उपयोग करके यहाँ लाकर ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनकर नए रोजगार का भी निर्माण होगा। और यही इंडस्ट्री है कि जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देती है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री में हमारा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन का भी मिशन जाहिर किया है। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके निश्चित रूप से आगे इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और मेरा विश्वास है कि देश की इकोनॉमी को जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें ये नीति निश्चित रूप से काम में आएगी, रोजगार भी निर्माण करेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी, वेल्थ भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और देश, हम ये सपना हमने तय किया है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान, ये आज ऑलरेडी हमारे पास सब वर्ल्ड के ब्रांड्स हमारे देश में उपस्थित है और हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हम हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से निश्चित रूप से 5 साल में ये हमारा सपना पूरा होगा। वन की विकास में, हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। आज इस ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। माननीय मंत्री जी, आपके ऊष्मापूर्ण और महत्वपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजट 2021-22 में स्वैच्छिक व्हीकल फ्लीट आधुनिकीकरण प्रोग्राम वीवीएमपी को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि वीवीएमपी देश के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं वीवीएमपी की एक इंट्रोडक्टरी फिल्म द्वारा। Older vehicles pose a risk to road safety, have higher consumption of fuel and pollute the environment. In line with the Sustainable Economic Development Vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Government of India announced the Voluntary Vehicle Fleet Modernization Program, VVMP, also known as Vehicle Scrapping Policy. Vehicle scrapping policy presents a win-win situation for all stakeholders.
be it vehicle owners, pedestrians, industries, or the government. Scrapping of vehicles will make our roads safer for passengers and pedestrians. Newer vehicles have better fuel efficiency, lower maintenance costs, and lower or no burden of fitness testing cost and green taxes, thereby lowering cost of ownership for the vehicle owners. On depositing the vehicle for scrapping, the vehicle owners will get a certificate of deposit which will be tradable. It can be used to avail multiple benefits such as registration fee waiver, road tax concession, and auto OEM discounts on purchase of new vehicles. For successful implementation of the policy, an investment of Rs 10,000 crores is required to set up 450 to 500 automated testing stations (ATS) and 60 to 70 registered vehicle scrapping facilities (RVSF) across the country. These present very attractive opportunities for investors. A single window clearance portal is being developed, where the registration applications for ATSs and RVSFs will be catered through a single portal within 60 days. The policy will formalize the currently informal scrapping sector and promote safe and environment-friendly scrapping of vehicles. This will also lead to an increase in availability of low-cost raw materials for automotive, steel and electronics industry. These benefits, along with increased automobile sales, are expected to create 35,000 new job opportunities. The vehicle scrapping policy targets voluntary scrapping for more than 1 crore vehicles, which are either unfit or have not applied for re-registration. A vehicle will be declared as end of life or unfit if it fails the automated fitness test, the allowed retest and re-inspection test ordered by appellate authority. Mandatory automated fitness testing for heavy commercial vehicles (HCV) is to be effective from 1st April 2023. For all other classes of commercial vehicles as well as private vehicles, fitness testing through ATS is proposed to be mandated in phases from 1st June 2024, once adequate number of automated testing stations are set up. VVMP is a transformative step to introduce a regime of fitter automobiles on Indian roads. As policymakers, investors, vehicle owners and auto and steel manufacturers, it is time to make a contribution for successful implementation of the policy. This is going to be change for the good beginning. Thank you. अब मैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें. Over to you, sir. समग्र विश्व के और भारत के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के हमारे सीनियर मिनिस्टर मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान फल्दू जी, चीफ सेक्रेटरी श्री मुकिम जी, सचिव भारत सरकार श्री त्रिपाठी जी, श्री अरमने जी, उपस्थित भाई और बहनों, हाल के चल रहे इस चुनौतीपूर्ण समय में आप सभी को संबोधित करते हुए मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आज मैं विशेष रूप से खुश हूं क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन तब किया जा रहा है जब हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में यहाँ काफी दिनों से बहुत विकास के कार्य हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी है और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाए गए पथ पर गुजरात के विकास को आगे ले जाने के लिए हमने सभी संभव प्रयास किए हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद
गुजरात ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान भारत में आई कुल एफडीआई में से लगभग 37% 37% की हिस्सेदारी के साथ 1,62,000 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एफडीआई हासिल किया है। हमने अपने राज्य के निरंतर विकास और अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए काफी कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए लोगों का भी भारी समर्थन मिला। मेरा दृढ़ विश्वास है कि केंद्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई निरंतर सहायता ने गुजरात और भारत के आर्थिक विकास को गति देने में भी बहुत सहयोग किया है। हमारे निरंतर प्रयासों से नई लोक केंद्रित नीतियों के कारण हमने 2021 अगस्त तक राज्यों की बेरोजगारी दर को भी 1.8% तक लाने में सफल रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि गुजरात की यह बेरोजगारी दर भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि अपने आप में पहली तरह की इन्वेस्टर समिट है। इस समिट को आयोजित करने के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हाल ही में अपने गुजरात इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी और गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एवं लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी को लागू किया है। हमारी ये नीतियां विकास के साथ साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और गुजरात को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग के लिए पसंदीदा केंद्र में बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। भारत में अब तक रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या भी 273 मिलियन है और इनमें से 28 मिलियन व्हीकल्स को साल 2025 तक स्क्रैप किया जा सकता है। वर्तमान में इंडियन स्टील इंडस्ट्री सालाना आधार पर लगभग 6 से 7 मिलियन टन स्टील स्क्रैप को इंपोर्ट करती है। पुराने व्हीकलों को स्क्रैप स्टील को रिसाइकल करके हमारी लोकल स्क्रैप स्टील इंडस्ट्रीज स्टील के इस इंपोर्ट को कम करने में काफी मददगार साबित होगी। देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी और राजमार्ग मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। हमारे यह साझा पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही यह ग्लोबल ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग मार्केट में भारत की स्थिति को एक नए तरीके से परिभाषित भी करेगी। हमारा गुजरात भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब में से एक है। हमारे राज्य में कई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, फोर्ड, होंडा, सुजुकी जैसे और दूसरी कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी मौजूद है। बड़े ऑटोमोटिव निर्माताओं की उपस्थिति के साथ साथ राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या में भारी बढ़ोतरी की वजह से ये जरूरी हो गया है कि हम पुराने वाहनों को व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए आगे आए और इसके लिए सुविधा भी विकसित करें। गुजरात का इतिहास रहा है कि हमारे लोगों ने अपनी क्षमता से ट्रेडिशन, इनोवेशन, एम्बिशन और इमेजिनेशन का अनूठा संगम हमने बनाया है। यह पॉलिसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में काम करेगी और पुराने और खराब वाहनों की संख्या को भी काफी कम करेगी। साथ ही ये पॉलिसी भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने के लिए वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरा मानना है कि पॉलिसी देश में नए व्यवसाय मॉडल्स प्रदान करेगी जो मटेरियल्स के रीयूज, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए गुजरात अपने इस मौजूदा
इकोसिस्टम का लाभ उठाना चाहेगा और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स को विकसित करने और उन्हें स्थापित करने के लिए इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करेगा। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम गुजरात के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के कार्यान्वयन में भारत का अग्रणी राज्य बनने का यह महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि गुजरात सरकार राज्य द्वारा में व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा के विकास के लिए पहले कदम के रूप में 6 MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए हम जा रहे हैं। मैंने अपने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वे इस पॉलिसी का अधिक से अधिक लाभ उठाए और इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके महत्वपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीवीएमपी की विविध नीतियां और प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे निवेशकों को समझने में और उद्योग करने में आसानी हो। इसीलिए आज के सुअवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीवीएमपी इन्वेस्टर हैंडबुक का अनावरण करेंगे और उनके साथ ही मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव अनावरण विधि में जुड़ेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, and all the esteemed dignitaries for doing the honors. आज इस विशेष कार्यक्रम में इन्वेस्टर के साथ MOU साइनिंग भी होने जा रहा है। We are extremely pleased and privileged to have the MOU signing with investors in the august presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, sir, and the galaxy of eminent honorable ministers from Government of India and Government of Gujarat. In this summit, there are total 7 agencies who are signing MOUs with the government. Out of 7, 6 are from Gujarat and 1 is from Assam. These MOUs are of great importance as they will generate employment, reduce old vehicles population, boost economy for new vehicles, and keep the roads and environment clean. For the first MOU, I will request Shri Sushant Nayak, Global Head, Government and Public Affairs, Tata Motors Limited, Ahmedabad, to kindly step on the dais. I request Shri M.K. Das, Additional Chief Secretary, to do the honors. Thank you. For the second MOU, I will request Shri Dharmendra Mishra, Director, CMR Kataria Recycling Private Limited, to kindly step on the dais. Shri M.K. Das will do the honors. Good luck and thank you. For the next MOU exchange, I will now request Chairman Shri S.K. Gupta and Shri Sumit Issa, Director, Mahindra MSTC Recycling Private Limited, to step on the dais, please, and request Shri M.K. Das to do the honors. Good luck and thank you. Now I humbly request Shri Mehul Patel, Director, Modest Infrastructure, to kindly step on the dais for the next MOU. I humbly request Shri M.K. Das, sir, to do the honors.
Good luck and thank you. Now I request Sri Dharmendra Patel, General Manager, Mascot Engitech Private Limited, to kindly step on the dais for the next MOU. I humbly request Sri M.K. Das to do the honours. Good luck and thank you. Now I request Sri Tejas Shah, Mono Steel India Limited, to kindly step on the dais for the next MOU. I humbly request Sri M.K. Das to do the honours. Good luck and thank you. For the last MOU, I request Sri Adil Khan, Commissioner, Transport, Assam State, to step on the dais, and also request Sri Nilesh Agrawal, CEO, SN Group, Assam, to kindly step on the dais for the MOU exchange. Good luck and thank you. Congratulations and best wishes to all the investors of the MOU. आज के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अब वे यहां उपस्थित समग्र सभागण को इस विशेष अवसर पर संबोधित करेंगे। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय जी, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, सभी ओईएम एसोसिएशन, मेटल और स्क्रैपिंग इंडस्ट्री के सभी मेंबर्स, देवियों और सज्जनों, 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है। और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के
आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। साथियों, आज जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेष है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी इकोनॉमी, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारे रॉ मटेरियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, जो आज ही रेयर है, लेकिन जो मेटल आज उपलब्ध है वो भी कब रेयर हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो धरती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग,
गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, फॉर्मल स्क्रैपिंग पर क्या लाभ होता है, गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वर्णन किया। गुजरात के अलंग को शिप रिसाइकलिंग हब के रूप में जाना जाता है। अलंग दुनिया की शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है। शिप रिसाइकलिंग के इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहां रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और कुशल स्किल्ड मैनपावर भी है। ऐसे में जहाजों के बाद गाड़ियों की स्क्रैपिंग का भी ये बहुत बड़ा हब बन सकता है। साथियों, स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीते साल ही हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ
स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े, लेकिन इसमें इंडस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। आने वाले 25 साल के लिए आपके पास भी आत्मनिर्भर भारत का एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए। देश अब क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। साथियों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है। यहां से हमें अपनी पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाना है। मुझे विश्वास है कि ये नया प्रोग्राम देशवासियों में भी और ऑटो सेक्टर में भी एक नई ऊर्जा भरेगा, नई गति लाएगा और नए विश्वास का संचार भी करेगा। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को मैं नहीं मानता हूं कि उद्योग जगत के लोग जाने देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि पुरानी गाड़ियों को ढोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई ये व्यवस्था है। आज गुजरात में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सर्कुलर इकोनॉमी शब्द नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी माँ उसमें से ओढ़ने के लिए रजाई बना देती हैं। फिर रजाई भी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको भी फाड़ तोड़ करके कचरा पोता के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नई नहीं है। हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि कचरे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई शरीक होगा और हम भी और नई नई चीजें आविष्कार करने की दिशा में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री